हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा 43 जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो है। तो अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो आंसर 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 74 नहीं 73। तो 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल में कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रण करने के लिए एवं उसके अतिरिक्त उसका उद्देश्य कंपनी को संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्पे हो जाएंगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया था। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे तथा चैम्बर और लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। मतलब मेन ये थे, बाकी जो है उसके साथ भी न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ले मास्ट्रे। क्या हो जाएगा? ले मास्ट्रे। आगे देखते हैं, इस परिषद में 5 सदस्य थे। ये 5 कौन कौन से थे? हेस्टिंग, वारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मॉनसन। इन उपरोक्त सदस्यों में फ्रांसिस सबसे महत्वपूर्ण तथा योग्य था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1773 में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण 1773 में स्थापित किया गया था। 1772 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने ऋण देकर जहां एक ओर कंपनी को आर्थिक सहायता प्रदान की, वहीं दूसरी ओर शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक जांच समिति की स्थापना की। इस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उस अधिनियम को पारित किया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं और जिसे भारत के संवैधानिक इतिहास का पहला महत्वपूर्ण सोपान कह सकते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई। इस एक्ट के अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल तथा उसकी 5 सदस्यीय परिषद पर डाल दिया गया। परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल ही होता था। बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बंबई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। आगे देखते हैं, 1773 में ही जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी में ये प्रावधान था कि
बंगाल के गवर्नर जनरल ही जो है मेन उनकी बातों को माना जाएगा बाकायदा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के मामलों में। मतलब बंगाल का गवर्नर जो निर्णय लेगा वही सबको मानना होगा, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी। और इस एक्ट के द्वारा पहली बार जो है ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। आगे देखते हैं, सबसे पहला है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है लेमिस्टर, इस न्यायाधीश के प्रथम न्यायाधीश थे। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना और धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत की गई थी। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। 6 सदस्यीय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापारिक मामलों को छोड़कर असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को देखना था। इसके माध्यम से कंपनी की नीतियों का संचालन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। आगे देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? तो आंसर 1813 के चार्टर एक्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले हम 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था वो देख लेते हैं। इसके द्वारा जो है 1813 का चार्टर एक्ट, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा वहां बसने की अनुमति प्रदान की गई। इसके लिए उन्हें नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था तथा कंपनी की आय से भारतीयों को शिक्षा शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए की व्यवस्था करना था। तो यहाँ से एजुकेशन में पूछता है कि सबसे पहले कौन से एक्ट में जो है 1 रुपए की व्यवस्था की गई थी एजुकेशन के लिए? तो 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति कब की गई थी? तो समाप्ति भी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। मतलब उसका एकाधिकार क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, ऐसा प्रावधान रखा गया 1813 में। आगे देखते हैं, 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आए? तो शिक्षा से, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख की व्यवस्था की गई थी। आगे देखते हैं, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जानते हैं, इनमें से कौन सा कारक है? यहाँ पे सी ऑप्शन सबसे सही है, क्योंकि भारतीयों की शिक्षा के लिए अब हर सालाना जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया था। तो बहुत बड़ी बात थी उस समय, 1813 की ये बात है, तो यही सबसे अच्छा था। आगे देखते हैं, 1833। 1813 के बाद अब 1833 आता है। चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सम्मिलित किया गया था। प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया गया। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही है। आगे देखते हैं, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य
करने ही थे। बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक और असैनिक कार्य का नियंत्रण, निरीक्षण और निर्देशन सौंप दिया गया। इस एक्ट द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य एक चौथे सदस्य के रूप में मैकाले सम्मिलित कर लिया गया। इस एक्ट द्वारा कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण कर दिया गया तथा अब केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और बम्बई मद्रास की विधानसभाओं की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। आगे देखते हैं किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो 1833 में 1833 के 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी चाय व चीन के साथ व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। वहीं अगर हम देखें तो 1813 में ये प्रावधान था कि चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकती है, बाकी उसका एक अधिकार वहां पर समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब 1813 में चाय और जो चीन का था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को केवल राजनीतिक और प्रशासन कार्य ही करने थे। अब भारत को ब्रिटेन की अन्य व्यापारिक कंपनियों के लिए खोल दिया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहाँ पर के अलावा भी सभी के लिए खोल दिया गया। आगे देखते हैं किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को कंपनी के किसी पद से धर्म, जन्म, जाति व रंग के आधार पर कंपनी की अधीन नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था। तो चार्टर एक्ट 1853 में चार्टर एक्ट 1853 में चार्टर एक्ट 1853 में कार्यपालिका तथा विधायिकी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया। भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। इस एक्ट के द्वारा पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था। तो आंसर हो जाएगा 1862 का अधिनियम जो है 1858 सॉरी 1858। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था। कौन सा अधिनियम था? तो वो 1858, क्योंकि अब इसके बाद जो है सीधा क्राउन का जो है यहाँ पर शासन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 की क्रांति हो गई थी जिसके पश्चात जो है बहुत दोष लगाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो इसी को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर क्राउन महारानी को दे दिया गया। इसे ही भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा दी गई। इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया तथा प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आगे देखते हैं अगला है 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? कहां पर सुनाया था? तो कैनिंग ने सुनाया था, इलाहाबाद में सुनाया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 को ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति
दी गई थी। व्याख्या देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में निम्न प्रावधान थे। नंबर 1 है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक पांचवा सदस्य सम्मिलित कर लिया गया जो वित्ती का व्यक्ति था। वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दे दी गई। कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। चौथा है, इस अधिनियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया। और पांचवा है, गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये अध्यादेश एक अधिकार 6 मास तक लागू रह सकते थे। आगे देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विधान विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद और उसके प्राधिकार को और अधिक बल दिया गया था। तो 61 यहाँ पर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। 1861 के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था, अतः कैनिंग को ही भारत में विभागीय प्रणाली के आरंभकर्ता के रूप में माना जाता है। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के पश्चात 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में। इन सभी की जगह जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1861 में। आगे देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीति के फलस्वरूप कंपनी की स्थापना के पश्चात से अनेक विद्रोह हुए, लेकिन इन विद्रोहों में सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी विद्रोह 1857 की महाक्रांति थी। इस क्रांति के परिणामों ने ब्रिटिश शासन की नीतियों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। सबसे पहले शासन सत्ता को कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जगह वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता का संचालन करने लगा। इन्हीं परिवर्तनों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी। ये उच्च न्यायालय थे बम्बई, मद्रास और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। मतलब सबसे पहले यहाँ पर इन 3 जगह कर दी गई थी, जहाँ पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। बाकी जो इलाहाबाद में की गई थी उसके अगले साल की गई थी। आगे देखते हैं, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो है किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो आंसर 1892 में। 1892 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। आगे देखते हैं, भारत में निर्वाचन की पद्धति वर्ष 1892 में आरंभ की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान था। आगे है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, अंततः देश का विभाजन करवाया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो है विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण देने से राष्ट्रीय आंदोलन को एक धक्का लगा। आरंभ में ये प्रतिरोध छोटे छोटे थे, किंतु चुनाव मंडल छोटे छोटे थे, परंतु ज्यों ज्यों मताधिकार बढ़ता चला गया, उससे राजनीतिक तथा सामाजिक समसारता का वातावरण दूषित हो गया। शताब्दियों से जो लोग सम्मिलित रूप से रह रहे थे और उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना बनी थी, वह एक बार फिर से समाप्त हो गई। अंततः इसका परिणाम देश का विभाजन। लॉर्ड माले ने 70 ही मिनटों को लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नांग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से
किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन की बात कही गई थी? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार का बिल 9 में, बी ऑप्शन। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि की बात की गई थी, सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी भी बहुत सारी चीज थी, लेकिन जो एक चीज होती है ना बहुत फैक्टर नहीं होती है, तो उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो है चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था। सबसे पहले साधारण, और दूसरा है वर्ग विशेष, तीसरा है विशेष निर्वाचन मंडल। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था। कालांतर में यही जो है बन के भारत विभाजन का कारण बनता है। आगे देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार की भीतरी लक्ष्य था तो भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो 9 वाला यहाँ पर हो जाएगा। अभी ऊपर ही देखे थे सारी उसकी व्याख्या। आगे देखते हैं, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजित कर देना, और आर है प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो दोनों ही सही है, स्पष्टीकरण भी है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांत में एक आंशिक उत्तरदायी की स्थापना की गई थी। उत्तरदायी सरकार की स्थापना द्वैत शासन की पद्धति लागू करके की गई थी। द्वैत शासन को लागू करने का उद्देश्य भारतीयों को अपनी सरकार को स्वयं चलाने में प्रशिक्षण देना था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में देकर प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, क्योंकि ये प्रतिनिधि गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, न कि विधानमंडल के प्रति। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ भारत शासन का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रित ही रही हैं। आर्य सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रायोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं, बस स्पष्टीकरण यहाँ पर सही नहीं है। अब 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा शासन सत्ता का एक बड़ा भाग जो है प्रांतों की सरकार को प्रायोजित किया जाएगा, परंतु वास्तविक रूप से प्रांतीय शासन पर गवर्नर के माध्यम से गवर्नर जनरल का ही नियंत्रण बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक बड़ा भाग प्रांतों की सरकारों को प्रायोजित करवाया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ करेंगे, उसमें वो निर्णय नहीं लेंगे। निर्णय किसका रहेगा? गवर्नर जनरल का। इसके अतिरिक्त केंद्र में एकात्मक शासन की स्थापना की गई। इस प्रकार 1919 के एक्ट के अंतर्गत शासन की प्रवृत्ति एवं संरचना एकात्मक ही रही है। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था मॉन्टफोर्ट सुधारों से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वो कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में लोक सेवा की स्थापना 1924 में ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। हालांकि इसकी सिफारिशें पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में की गई थी। तो एचिसन कमेटी है, ली कमेटी है, ये सब भारत में लोक सेवा आयोग से रिलेटेड रही हैं। आगे देखते हैं, लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किससे? 1919 का अधिनियम हो जाएगा। तो आंसर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में की गई थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की सिफारिश की गई थी तथा साथ ही ये भी कहा गया कि उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। इस संस्तुति के आधार पर जो है 1922 के बाद सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और उसके साथ आयोजित की गई थी। तो 1919 में प्रावधान रखा गया, लेकिन 1922 में क्या है, दोनों जगह आयोजित होने लगी थी। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे
तो क्या-क्या थे यहाँ पर ये बताना है। तो एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता देना, तो दोनों चीज़ें सही हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सन 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना के मार्ग में महत्वपूर्ण कदम था। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ इस अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध निम्नलिखित हैं। पहला है सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके उसे केंद्र में लागू किया गया। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है, इंजन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अ, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और किसके लिए कहा था? 1935 के लिए कहा था। आगे देखते हैं 1900 निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसी को उन्होंने क्या कहा था 1935 को? बिना ब्रेक का इंजन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा। उन्होंने इस अधिनियम को एक ऐसी मशीन बताया जिसमें ब्रेक अनेक है लेकिन इंजन कोई नहीं है। जिन्ना ने इस अधिनियम के बारे में कहा था कि पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। और सी राजगोपालाचार्य जी ने इसे द्वैत शासन से भी बुरा कहा है। आगे देखते हैं निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 331 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की निम्न विशेषता थी। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर लिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। उसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित किया गया और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया था। आगे है इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिवों को सलाहकारों की टीम मिल गई। आगे है इसने मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। आगे इसके तहत 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। आगे देखते हैं इनमें से किस अधिनियम ने भारत सरकार के चरित्र को एकात्मक से संघीय बनाने का प्रयास किया था? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत सरकार के चरित्र को संघीय बनाने का प्रयत्न किया गया, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का मसौदा तैयार हुआ, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देशी राज्यों को भी शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों की स्थापना का अधिकार दिया गया। तीसरा, इस अधिनियम के तहत इस संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। चौथा है एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। तो रिजर्व बैंक जो है 1935 के तहत जो है स्थापना किया गया था। बर्मा व अदन को भारत के संविधान से अलग कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस बर्मा और अदन को कौन से अधिनियम के तहत अलग किया गया था? तो 1935 हो जाएगा। सिंध व उड़ीसा के दोनों अलग प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट किससे संबंधित 1935 से। आगे देखते हैं भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो अर्ध संघात्मक। क्या कहा जाता है? केसी वियर ने इसे अर्ध संघात्मक कहा है, क्योंकि इसमें क्या है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मकता के लक्षण भी क्या है, विद्यमान है। आगे देखते हैं, सबसे पहले है यहाँ पर सूची दी गई है, उसका मिलान करना है। तो 1909 1935 को सबसे पहले तीसरा लॉर्ड मिंटो का हो जाएगा। चौथा 1935 हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता।
लखनऊ समझौता हो जाएगा 1916 और भारत शासन अधिनियम हो जाएगा दुशासन पद्धति का आरंभ। आगे देखते हैं, फिर से दो सूचियां दी गई हैं, इसका मिलान करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 और 1947। तो 1947 जो है वो 1 से हो जाएगा, यानी डी का 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी का 1 जो है। यहाँ से मिलान करते, बाकी व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है मार्लियामेंटो सुधार 1919 का अधिनियम चेम्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और भारत सरकार अधिनियम साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश। और लास्ट वाला तो जो है स्वाधीनता 1947 से माउंटबेटन प्लान पर। अब फिर से देखते हैं, यहाँ पर सूची दी गई है, उसका मिलान हमको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, तो इसको हटा देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।